हेलो एंड वेलकम टू हिम्बिदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंद एस कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट। आज का टॉपिक है फिर से जिम इंजरी। जिम में क्या क्या करें, किस तरह से अपने आप इंजरी को रोकें। आज इसका फोर्थ पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ। लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में मैंने इंजरी के बारे में बताया, वो कैसे आप प्रिवेंट करेंगे और उसका ट्रीटमेंट क्या क्या है फिजिकल थेरेपी में। आज मैं बता रहा हूँ मेडिकल साइंस में जिम इंजरी जब भी होती है तो उसको आप किस तरह से लेना चाहिए और उसमें आप किन किन लोगों को दिखाएंगे। जब भी आप जिम में जाते हैं तो ये मान के चलें कि एक तरह की स्पोर्ट्स है। जिम और जिम्नेजियम का बड़ा नज़दीकी का रिश्ता है और ये जिम जो है जिम्नेजियम से ही आया हुआ है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर में ही इंडोर गेम की फैसिलिटी है और यहाँ पर इंजरी बहुत ही कॉमन है बहुत सारे कारण से। या तो आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, या फिर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका साथ नहीं दे रहा, या फिर आप अपने फिजियोलॉजिकल लिमिट को या बायोलॉजिकल लिमिट को, या मैं बोलूं कि इसे दोनों को साथ में लेकर के एक लेवल तक पुश करना चाहते हैं। पुश करने से आपकी मसल्स इंजरी, बोन इंजरी, लिगामेंट इंजरी, कार्टिलेज इंजरी, साथ साथ में नर्वस सिस्टम का भी इंजरी होने के चांसेस और इंजरी होते हैं। सपोज कि आप जिम कर रहे हैं और जिम में कोई स्पेसिफिक नहीं जाऊंगा, मैं जनरलाइज्ड जिम की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि स्पेसिफिक जिम में स्पेसिफिक इंजरी जाने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों को इस समझ में नहीं आएगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम इस समय में मैं क्या करूँ। सबसे पहले जब भी जिम में इंजरी हो तो आप, एक प्रोटोकॉल है जिसको हम फिजिकल मेडिसिन में यूज करते हैं, दैट इज रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, और ई का मतलब होता है कि आप एक तरह से उसको आप अपने रेस्ट में डाल, राइस प्रोटोकॉल बोलते हैं। और इस तरह से आप किसी भी चीज़ को जब आप ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो उसको रेस्ट दें। उसके बाद उससे बात ना बने तो उसको आप आई पर आ जाएं। आई का मतलब होता है कि आइसिंग, आप हीट ना दे करके कोल्ड दें। सी का मतलब होता है कंप्रेशन। इस तरह से आप तीन पैरामीटर को तो इमिडिएटली आप फॉलो करें। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, स्पेशली उन उन लोगों के लिए जो जिम में जाकर के इंजरी कर लेते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को जल्दी जल्दी ठीक करने के लिए हीटिंग दे देते हैं। घर में जाते हैं, घर में कोई भी बोलता है उनको, कोई बोलता है रोटी सेक लो, कोई बोलता है कुछ और कर लो, कोई बोलता है कि इसमें गर्म कुंड में चले जाओ, कोई बोलता है कि इस तरह के पानी में यूज करो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी के मॉडर्न मेडिसिन में, फिजिकल मेडिसिन में हीट का अक्यूट फेज ऑफ इंजरी में कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। आप जब भी इंजरी में जाएं, विद इन 5 to 10 आवर आप आइस का यूज करें। और आइस का भी यूज बड़े ध्यान से करें, क्योंकि आइस का एक अप्लाई करने का सिस्टम है, और वो ये है कि आइस बहुत लंबे समय तक जब आप यूज करते हैं तो उसमें वैसोडाइलेशन स्टार्ट हो जाती है, आपकी ब्लड बाहर आनी स्टार्ट हो जाती है इंस्टेड ऑफ ब्लड रुकने के। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब भी आप आइस देना स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको स्टार्टिंग में वैसो कंस्ट्रक्शन होती है, जो आपकी आर्टरी वेन्स होते हैं ना, वो थोड़े से श्रिंक होते हैं, तो वहाँ से ब्लड हट जाता है। वहाँ से ब्लड बहुत तेज़ी से बाहर नहीं आता, क्योंकि उस एरिया से ही ब्लड हट जाता है, बाहर आ जाता है। लेकिन जब आप लंबे समय तक 7-8 मिनट से 10 मिनट जब क्रॉस करते हैं तो फिर से उस एरिया में ब्लड इन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ब्रेन उस एरिया से ब्लड को कट नहीं कर सकता। तो एक तरह से हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स है, नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स है। तो जैसे ही आप आइस देना स्टार्ट करते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है, उस वैसो कंस्ट्रिक्शन का यूज करें, क्योंकि वहीं पर उसी जगह पर आपकी आइस के कारण से जो इफेक्ट आता है कि ब्लड निकलना बंद हो जाता है और आपको पेन भी कम हो जाता है, क्योंकि उसमें जो आपके पेन कैरिंग सेंसेशन जो फाइबर होते हैं वो थोड़े से डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, सेंसिटाइज हो जाते हैं। पेन कैरी करना बंद कर देता है थोड़े समय के लिए, टेम्परेरी। जब लंबे समय तक आप आइस लेते हैं तो फिर से वैसोडाइलेशन होता है, ब्लड उस वहाँ पर फिर से रश करता है, फिर यहाँ पर आपकी ब्लड रुकने के बजाय बहुत तेज़ी से बाहर आनी स्टार्ट हो जाती है। एक प्रोसेस है जो चलता रहता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से ब्लड बाहर आएगा तो फिर से ब्लड को रोका जाएगा नर्वस सिस्टम के द्वारा, लेकिन वो कितना रोक पाएगा ये फर्दर वहाँ की इंजरी पर डिपेंड करता है। रेस्ट बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि जब भी इंजरी होती है तो आपके मसल फाइबर, लिगामेंट, कार्टिलेज ये सब टूटते हैं, टॉर्न होते हैं। जब आप उसको मूव करते रहेंगे तो इंजरी रुकेगी नहीं और बढ़ जाएगी। तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है। कंप्रेशन का मतलब होता है सपोर्ट देना, उसको रोक कर रखना, दबा कर रखना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंजरी में। जब भी आप जिम इंजरी में जाते हैं तो इसका यूज बहुत ही ज़रूरी है कि आप जब तक डायग्नोज ना कर लें, आप इस पैरामीटर को आप फॉलो करते रहेंगे अनटिल अनलेस कोई आपको एक्सपर्ट बताए। साथ में कुछ फर्स्ट एड किट्स भी अपने साथ में रहने चाहिए। जैसे बहुत तेज़ पेन आपको हो रही है तो आप स्प्रे का यूज करें, जो इंस्टेंट स्प्रे होती है। पैच का यूज करें आप। कुछ ऐसे पैच आते हैं जिसमें डेक्लोफेनिक होती है, जिसमें सूजन कम करने की या पेन कम करने की क्षमता होती है। वो पैच को लगा सकते हैं आप ड्यूरिंग जिम। जिम में एक चीज़ का ख्याल रखें, जब भी आप क्रैम्प में जाते हैं, एक जिम में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, क्रैम्प में चले जाते हैं आप। कॉमनली क्रैम्प मसल फटीग के कारण से होता है, लेकिन इसके साथ साथ में आपकी सॉल्ट के कम, पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम कम होने के कारण से भी हो सकता है। आपकी मसल इंजरी भी हो सकती है, आपकी ओवर फटीग भी हो सकती है, ब्रेन फटीग भी हो सकती है, नर्वस सिस्टम की भी फटीग हो सकती है। बहुत सारे कारण होते हैं क्रैम्प आने के, लेकिन प्राइमरी दो जो कारण है उसको आपको तुरंत से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। एक तो आपकी जब भी पानी पिए तो आप थोड़े से ORS टाइप के पानी पिएं, जिसमें आपकी सोडियम पोटेशियम ट्रेस एलिमेंट हो, उससे आपकी क्रैम्प तुरंत से बंद हो जाएगी। क्रैम्प अगर होती है, फिर से जिम करना स्टार्ट करते हैं, दोबारा फिर से क्रैम्प होती है, तो चांसेस ये हैं कि आपकी मसल फाइबर टूट चुके हैं, मसल इंजरी है। इस कारण से बार बार आपको रोकना चाहता है, लेकिन आप उसके पीछे में लगे हुए हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो क्रैम्प आएगी आपकी, और वो बहुत तेज़ क्रैम्प आती है। अगर क्रैम्प रिपीट हो बार बार तो आपको उसको स्ट्रेच भी नहीं करना चाहिए, और नहीं उस पर आपको अपना फर्दर आगे का गेम यूज करना चाहिए, गेम खेलना चाहिए या फिर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद इंजरी ज़्यादा हो जाएगी और वो फिर अनक्यूरेबल हो सकती है। वो फिर बाद में आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उसको ठीक करना। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखें, और वो ये है कि जब भी क्रैम्प आए तो आप थोड़े से कंप्रेसर स्टॉकिंग का यूज करें। एक पॉइंट पर नहीं, उस पूरे एरिया पर दबाव दे करके कुछ कंप्रेशन बैंडेज रखें। आइस नहीं लेनी चाहिए इस समय में, क्योंकि इस समय में प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि वहाँ की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है टाइट होने के कारण से। तो आप आइस लेंगे तो और क्रैम्प आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इंजरी हो तो ले सकते हैं, क्रैम्प के साथ में अगर इंजरी है तो आप आइस ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्रैम्प है तो आइस ना लें, या तो हीट लें या फिर कुछ ना लें, आप सीधा उस पर स्प्रे लगाएं। बहुत सारे स्प्रे ऐसे आते हैं जो क्रैम्प में यूज होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें वो करें। अगर आपकी कोई बोन इंजरी हो गई इस समय, जैसे मैंने पहले के वीडियो में बताया हुआ है, तो बोन इंजरी में आपको साफ साफ दिखेगा कि कोई आवाज़ आएगी, क्लिक से आएगी। बोन इंजरी हो, लिगामेंट हो, टेंडन हो, तो आप उसको हौले में ना लें। जब इस तरह की आवाज़ आती है तो एक तरह की लिगामेंट बोन का जो इंजरी है, शुरू के कुछ मिनट, कुछ घंटे, छोटी इंजरी, आपको पता नहीं चलता, ऐसा लगता है कि ये बस नॉर्मल था और ये हो गया। लेकिन क्यों? उसका कारण ये होता है कि इस एरिया में रिसेप्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, आपको बहुत अच्छी सेंस नहीं आती। मसल जब टूटते हैं तो बहुत तेज़ी से दर्द होता है और उसके सेंस भी आपके पास में आते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पेन कैरिंग सेंसेशन रिसेप्टर्स लगे होते हैं। लेकिन लिगामेंट में और बोन के एरिया में रिसेप्टर्स थोड़े से कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, कम होते हैं, जिसके कारण से इनिशियल स्टेज में जब इंजरी होती है, मामूली सी इंजरी की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं क्रस फ्रैक्चर और कंप्लीट फ्रैक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी आप जिम में जाते हैं तो देखते हैं कि कभी कभार मसल पुल के साथ साथ में आपकी बोन पुल भी हो जाती है, तो आपकी इंजरी स्टार्टिंग में लगेगी कि कुछ नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। इसको भी ध्यान से देखने की ज़रूरत है, अदरवाइज ये इंजरी बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो चिप फ्रैक्चर बाहर आ जाता है, और जब तक उसको ऑपरेट नहीं किया जाएगा या उसको इमोबलाइज नहीं किया जाएगा लंबे समय तक, तब तक वो ठीक नहीं होता। तो इस पर भी ख्याल रखें। ऐसे में मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिन्होंने जिम इंजरी में अपने आप को इंजरी तो कर लिया, लेकिन शुरू के 1.5-2 महीने 3 महीने उनकी डायग्नोसिस ही नहीं हुई कि इंजरी क्या है। बाद में जब हमारा स्कैन हुआ, CT स्कैन हुआ, तो मालूम चला कि आपका बोन इंजरी, जो ये लिगामेंट इंजरी आप बोल रहे हैं, ये एक्चुअली में लिगामेंट के साथ में बोन इंजरी थी, हेयर लाइन फ्रैक्चर थी, जो आपके पेरोस्टियल बोन का एक पार्ट होता है पेरोस्टियम, उससे बाहर आ गई, वो पुल हो गया और वो परमानेंटली पुलिंग रह गई।
बॉडी उसको वहीं पर हील करने की कोशिश कर रहा है, विदाउट ऑपरेशन आपने उसको हील करने की कोशिश की और वो एक तरह से पोटेंशियल डैमेज और पेनफुल पॉइंट बन गया। ये बाद में जब भी आप जिम में जाएंगे तब ये जगह दर्द करेगी और ये लाइफ लॉन्ग भी रह सकती है, क्योंकि एक लेवल के बाद 3-4 महीने के बाद वो जगह बॉडी ने हील कर देना है, तो फिर आपको ये पोटेंशियल डैमेज वाली पेन होती रहेगी और ये कभी नहीं ठीक होगी। अगर ऐसे में कभी किसी को भी कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ़ है, तो आप देखेंगे कि खास एरिया में बोन थोड़े से ऊंचे होते हैं, उभार में होते हैं। इसका बहुत ही अच्छा और टू द पॉइंट फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है। आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें और डायग्नोसिस के साथ में मिलें कि ये हेयर लाइन फ्रैक्चर थी, इसकी पेरोस्टियल स्वेलिंग है और इसकी लिगामेंट या टेंडन के जहाँ पर बोन अटैच्ड होता है या फिर जहाँ से जिस बोन से मसल्स बाहर निकलते हैं, ये एरिया पर अल्ट्रासोनिक करने की ज़रूरत होती है। क्रायोथेरेपी यूज करते हैं, लेजर यूज करते हैं, और अगर मसल्स में इनएक्टिविटी है तो मसल्स के लिए टेंस या आईएफटी यूज करते हैं और ये बहुत इफेक्टिव है। 3 वीक्स का ये ट्रीटमेंट होता है टोटल। 3 वीक्स में आपके पेन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे और आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलेगा। इंजरी तो बहुत हैं, कुछ इंजरी ऐसे हैं जो बड़े लेवल पर होते हैं और वहाँ पर काफ़ी मुश्किल में जाते हैं, जैसे कि आप काफ़ी हैवी वेट उठा रहे हैं और आपकी लिगामेंट या टेंडन ही वहाँ से निकल के टूट चुके हैं, तो कंप्लीट टियर हो जाती है। तो ऐसे में डायरेक्टली आप डॉक्टर्स को दिखाएं, वहाँ पर लिगामेंट या टेंडन रिपेयर की ज़रूरत होती है। इस तरह के ट्रीटमेंट को ध्यान में रखें और ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।